सब सिर्फ उसके यहाँ आने की वजह से महसूस कर रही हो, वरना इससे पहले तुमने ऐसी बात कभी नहीं की थी। क्योंकि आज तक मैं यही समझती रही कि आपका मिजाज ही ऐसा है, तन्हाई पसंद, खुद में गुम रहने वाले। मेरा ख्याल था कि जितना आप अपनी जात से निकलते हैं उतना मेरे पास आते हैं। आपके बाद मैं हूं, लेकिन आप तो कहीं और ही गुम थे। आपके बाद मैं नहीं थी, कोई और था। जुलेखा, तुम इस परेशानी में मेरे साथ देने की बजाय गलतफहमियों का फंदा ले आई हो। मेरी सांस घुट जाए। मैं क्या करूं? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ सरदार साहब? मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे परेशान मत करो खुदा के लिए। मुझ पे अपनी जात का बड़ा बोझ है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो जाओ और अपने बेटे को समझाओ। कह दो उसको कि रात को राख ही रहने दे, ना खुरी दे उसे, चिंगारियां ना निकाले, वरना जो लम्हात मेरे पास तुम्हारे लिए है वो भी जलकर राख हो जाएंगे। आपने खाना क्यों वापस भेज दिया? भूख नहीं है मुझे। जलाल ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसे डांटा है। आप परेशान मत हो, सुबह सरदार साहब आपको खुद शहर छोड़कर आएंगे। मुझे मालूम है, क्योंकि फैज ने हर बार यही मेहरबानी की है मुझ पर। वो पहली बार आपको छोड़कर क्यों लौटे थे? वजह यही थी जिसके लिए मैं आज यहां लाई गई हूं। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की और उसने मुझसे झूठी गैरत मांगी।
मैं सच को झूठ पर कैसे कुर्बान करती। वो मोहब्बत अब भी जिंदा है? मोहब्बत मरती नहीं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन झूठी गैरतों के बोझ में दब जाती है। मेरी मोहब्बत ने अब एक नया रूप लिया है। वो फैज नहीं, सानिया है, मेरी बेटी। और सरदार साहब? फैज तो एक ठहरी हुई झील है। उसकी तरफ चश्मे बहते हुए आते हैं, वो किसी की तरफ नहीं बहता। नए और पुराने पानियों की झील। आपके लिए वो एक झील होगी, मेरे लिए तो वो एक बादल है जिसके साए में मैं रहती हूँ। इतने लोगों के झुरमुट में तू क्यों दिखता है। गुलाम अहमद, क्या बात है? सरकार, फोन आया है आपका। किसका फोन है? वो होम सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं आपसे, शायद कोई जरूरी बात है। उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह बात कर लेंगे। जी बेहतर। तू क्यों दिखता है मेरी खुशियों की छाया में, तेरा गम क्यों जलता है।
सानिया, कितना फर्क है हम दोनों में। मैं चश्मे के पानी की तरह थिरकती आगे बढ़ती रास्ता बनाती, और तुम झील की तरह खामोश, गहरे ठहरे हुए, फिर भी हम साथ साथ हैं। झील और चश्मा हमेशा साथ साथ होते हैं, क्योंकि चश्मा चाहे कितनी लंबी बल खाती हुई थकती हुई मुसाफिर तय कर ले, उसकी आखिरी मंजिल कोई झील होती है। इसका मतलब है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई हूँ। हाँ ताजवर, तुम मेरे दिल में उतर चुकी हो। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बड़ी बीबी, बड़ी बीबी, आप तैयार हो जाएं, अभी थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। जी बाबा जान। जलाल, जो कुछ तुम्हें मेरे माजी के बारे में मालूम हुआ है, वो सब मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले लाकर इस कमरे में बंद कर दिया था। मैंने उसको अपना माजी और तुमको अपना मुस्तकबिल समझकर सब कुछ तुम्हारे नाम वक्फ कर दिया। लेकिन अब तुम खुद को खामखा मेरे माजी में उलझा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है, बहुत सख्त गुस्सा।
मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे फिर गुस्सा आए और मैं अपने माजी की तरह अपने मुस्तकबिल को भी लाकर किसी कमरे में बंद कर दूं। मैं उसे छोड़ने जा रहा हूं। तुम्हारी जिद अगर मेरा रास्ता रोकना चाहे तो अपना असला उठाओ और मेरा रास्ता रोक लो, इसलिए कि मैं तुमसे पहले अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे बाद मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही हो तो सब कुछ वहीं रहने दो जहां है। सरकार गाड़ी तैयार है और वो भी इंतजार कर रही है। अंदर भेज दो वापस। जी अंदर भेज दो। तुम अब यहीं रहोगी। क्यों? इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। सुलेखा, ताजवर अब इसी घर में रहेगी तुम्हारे साथ और तुमने मुझे परेशान नहीं करना। लेकिन वो तो वापस नहीं, वो वापस कभी नहीं जाएगी।
आपने ये फैसला अचानक क्यों किया? जुलेखा, ये फैसला मेरा नहीं है। लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला मुझे सुनाया कि ताजवर तुम्हारी बीवी है और उसे इस घर में रहना चाहिए, लिहाजा वो अब यहीं रहेगी तुम्हारे साथ इसी घर में, और तुम्हें उसे कबूल करना है। सानिया, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? मॉम, आप ठीक तो है ना? शाबाश बेटा, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया था कि तुम इस उम्र में मेरे सर पर सौकन लाकर बिठा दो। वो पुश्तों की इज्जत उछाल रही थी लोगों में। मैंने फैसला कबूल कर लिया है, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। नहीं फैज, ये लोगों का नहीं, तुम्हारी अना और तुम्हारी खुदगर्जी का फैसला है।